हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ, देखिए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि आज सेकेंड क्लास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीओसी शुरू करने का एक बोलते थे प्लेटफॉर्म हम तैयार किया था, ठीक है, कि रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमें बताया कि एक रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात ऑर्गेनिक की करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का दो पार्ट हो जाता है, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाता है, ये हमने कल आपको बताया था। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो केमिकल स्पीसीज है जिसमें रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है, कल बताया गया था, ठीक है। बस रिपीट करते रहे ताकि आपको चीजें 5 मिनट में सारा कुछ रिकवर हो जाए, मतलब रिमाइंड हो जाए। तो हमने आपको बताया कि सबस्ट्रेट वो केमिकल स्पीसीज होता है जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है। और रिएजेंट क्या होता है? तो जो अटैकिंग स्पीसीज होता है। हमने आपको बताया था कि रिएजेंट को पहचाना कैसे जाए। हमने बताया था कि जो एरो के ऊपर होगा ना, जो स्पीसीज, जो केमिकल स्पीसीज एरो के ऊपर में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कि जब रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो सबस्ट्रेट में बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जब बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो इस प्रोसेस को भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। तो हमने बताया बॉन्ड फ्यूजन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस, दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या हेटेरोलाइसिस, ठीक है। हमने बताया कि होमोलैटिक कब होता है, हेटेरोलाइटिक कब होता है, ये सारी बातें बताई गई, ठीक है। जब दो जो ग्रुप है या दो एटम है इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो वहां पर होमोलाइसिस होगा। और अगर दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कुछ ना कुछ हो, यानी कि दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हो, तो वहां पे क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। फिर हमने आपको बताया कि होमोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बंटवारा ओवर द एटम क्या होता है? इक्वली होता है, ठीक है। जब इक्वली होता है तो कोई चार्ज नहीं आता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उस पर होता है और सामने वाले पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रेडिकल बोलते हैं, है ना। फिर हमें बताया कि हेटेरोलाइसिस क्या होता है। तो हेटेरोलाइसिस में जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वो इस तरह से होता है कि वो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा ओवर एटम्स क्या होता है? अनइक्वली होता है, बराबर नहीं होता है। तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलाइसिस बोलते हैं। देखिए अब उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अपने पार्टनर का, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लूज करेगा उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब हेटेरोलाइसिस में क्या फॉर्मेशन होता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है। ये हमने आपको इतनी बातें क्या बताई थी। तो देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं GOC। क्या शुरू करने वाले हैं? GOC, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए जीओसी के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहली बात की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए द इफेक्ट caused due to movement of electrons, movement of electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है और उसके शुरू होने से जो इफेक्ट कॉज होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, मतलब कौन टाइप का इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम टाइप बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर इनके मूवमेंट से अगर कोई इफेक्ट कॉज होता है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्लियर है, तो अब इसको लिख लेना। अब देखिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक कहलाता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी, ठीक है। क्या होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एक होता है टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक भी कहते हैं इसको, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड टेम्पोररी में होता है एक ही इफेक्ट पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए परमानेंट को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया, टेम्पोररी में एक ही टाइप का इफेक्ट पढ़ना होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड टेम्पोररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए ये जो इफेक्ट आपका है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात हो रही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका भी यूज होता है, ठीक है। हम लोग इसको ही पढ़ेंगे, पढ़ना सबको है, लेकिन ये अपना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप इसको क्लासिफाई कर लेना, आप उसको नोट डाउन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट का नाम है रेजोनेंस। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखिए बहुत गौर से मेरी बात आप कुछ देर सुनिएगा, ठीक है। दम सब कुछ छोड़ करके पेन को छोड़ देना हाथ से, कॉपी पे ध्यान मत रखना, एकदम बहुत गौर से भी लेक्चर को सुनना, 10 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। आई होप कि 10 मिनट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि हम लोग रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि हम रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, आखिर रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी, आखिर किस टाइप का कंपाउंड्स है जिसको पढ़ने के लिए हमको रेजोनेंस जानना पड़ेगा। देखिए अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल, ये आप सब लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। देखिए बेंजीन का दो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये दोनों बेंजीन है ना। देखिए अगर आप इस बेंजीन की बात करेंगे तो जो दिख रहा है बेंजीन, जो बेंजीन आपको दिख रहा है, उस बेंजीन को देख करके अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं। देखिए यहां पर कितना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और ये तीसरा डबल बॉन्ड है ना। हम पहले एक स्ट्रक्चर की बात, दोनों आइडेंटिकल है, तो एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या है, डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यानी कि जो दिख रहा है बेंजीन, उस बेंजीन को देख करके अगर बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन है, कार्बन सब कार्बन कहते हैं, C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए तो अगर देख करके बोला जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना है, बोलिए 3 डबल बॉन्ड है ना। देखिए 1
2 3 डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना है? तो ये भी 3 है। अगर अपन एक सिंगल, दूसरा सिंगल है, तीसरा सिंगल, बस में आ रही है। देखिए अगर हम बात करें कि 3 सिग्मा, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। देखो जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखिए हम इस बेंजीन की बात करें तो 3, जब 3 डबल बॉन्ड है, हालांकि 3 सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो क्या होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो क्या होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। गुड। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये 1.34 है और ये 1.54 है, देखिए जो बॉन्ड जितना छोटा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? देखिए बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा बॉन्ड, ठीक है ना, उतना स्ट्रेंथ उसका कम होगा। जितना छोटा बॉन्ड उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख करके अगर ये कहें कि 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। और जो 3 सिंगल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए? वीकर होना चाहिए। तो इस देख करके अगर बोले शुड बी क्या होना चाहिए? शुड बी स्ट्रॉन्गर and this should be what? Weaker. ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? देखिए इस बेंजीन को अगर देख करके बोला जाए तो यही कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड ऐसा है जो डबल बॉन्ड है और 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है एंड सिंगल बॉन्ड का लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जब छोटा है, जो छोटा होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जो बॉन्ड बड़ा होता है, लेंथी होता है, वो क्या होता है? वीकर होता है, कमजोर होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये तो बेंजीन को देख करके बोला गया, बट जो फैक्ट है, बट फैक्ट्स अबाउट बेंजीन इज टोटली डिफरेंट। क्या है? पूरा का पूरा क्या है? डिफरेंट है। समझ आ रही बात? ना तो बेंजीन का कोई बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम का है, ना ही बेंजीन का कोई बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम का है, ना ही कोई बॉन्ड बहुत मजबूत है, ना ही कोई बहुत ज्यादा कमजोर है। जो बेंजीन के ऊपर जब देखा गया तो बेंजीन में ये दिखा कि इसका बेंजीन का ऑल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन are of equal length। क्या? जब बेंजीन को देखा गया तो इसके फैक्ट जो इसका जो फैक्ट पता चला, फैक्ट ये पता चला कि बेंजीन का सारा बॉन्ड क्या होता है? इक्वल लेंथ के होते हैं। दैट इज ये इक्वल लेंथ कितने क्या होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। देखिए अब जब बेंजीन का सारा बॉन्ड सेम लेंथ का हो गया तो अब कोई छोटा कोई बड़ा रहा क्या? देखिए ना तो ये डबल है, ना तो ये डबल है, ना तो ये। देखिए अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, ये 1.34 होना चाहिए था, ये 1.34 होना चाहिए था, ये 1.34 होना चाहिए था, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होना चाहिए, ये भी सिंगल है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। बट बेंजीन की जो हकीकत है, बेंजीन की जो सच्चाई है, ये है कि बेंजीन ना तो कोई बॉन्ड इस लेंथ का होता है, ना ही कोई बॉन्ड इस लेंथ का होता है। बॉन्ड किस लेंथ का फिर होता है? तो ये पता चला कि बेंजीन का सारा बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। और वो कितना होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। यानी कि बेंजीन का अगर बात करें कि बेंजीन के पास कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है और ना ही बेंजीन के पास कोई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो 1.34 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि कुछ तो हुआ, ठीक है ना। अब देखिए जब सारा बॉन्ड सेम लेंथ का है
तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ भी तो सेम होगा ना भाई, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ठीक है। ये बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पे बात आई क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है कि बेंजीन का सारा बॉन्ड सेम लेंथ का, सारा स्ट्रेंथ सेम लेंथ का, सारा स्ट्रेंथ सेम क्यों हो रहा है। तो बोला गया कि बेंजीन के पास कुछ नया हो रहा है, बेंजीन के साथ कुछ अलग हो रहा है, और ये अलग क्या हो रहा है, तो इसका नाम दिया गया टर्म का, जो बोला गया रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है और किस, आखिर इसी में क्यों हो रहा है, और भी कोई मॉलिक्यूल होता है क्या जिसमें रेजोनेंस होता है, सब कुछ आएगा, बस वेट कीजिए, ठीक है। तो ये जो हुआ ड्यू टू रेजोनेंस, क्या हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस। ना तो कोई बॉन्ड ऐसा है, ना कोई बॉन्ड ऐसा है तो कुछ ऐसा, इस तरह का कुछ बॉन्ड है, यानी कि सब का सब इक्वल लेंथ का है। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि आखिर रेजोनेंस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। देखिए, सिर्फ बेंजीन ही ऐसा एक लौता कोई कंपाउंड नहीं है जिसके लिए रेजोनेंस को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिसको डिफाइन करने के लिए रेजोनेंस का जानना, रेजोनेंस का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए, बात समझ आ रही है। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर। देखिए, अगर इसमें अगर देखेंगे तो ये CO बॉन्ड क्या है, सिंगल है, और ये CO बॉन्ड क्या है, डबल है। लेकिन अब देखिए, तो ये CO बॉन्ड है, अगर आप नंबरिंग करते बेहतर होगा, इसको 1 दे दें, ठीक है, इसको 1 दे दें, ये 2 दे दें, ये 3 दे दें। देखिए, यहां पे 1 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और 1 3 के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पे 1 2 के बीच में कैसा हो गया, सिंगल हो गया, और ये 3 है, और 1 3 के बीच में हो गया, डबल हो गया। बात समझ आ रही है। यानी कि देखिए, कोई इनमें तो इन दोनों में अगर आप देखिए कोई फर्क दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। देखिए, यहां भी एक कार्बन एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, यहां भी एक कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है। अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर में बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में तो ऐसे ही हो रहा है ना कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है। बट चेंज क्या हुआ, बात समझ आ रही, चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज ये हो रहा है कि जहां डबल था दूसरे स्ट्रक्चर में वहां पे सिंगल है, यहां जो सिंगल है ये डबल है। अब यहां बेंजीन में भी देखिए, अगर आप बेंजीन में देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए, यहां पे 1 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल। यहां पे हो गया 1 2 के बीच में सिंगल, 2 3 के बीच में सिंगल, यहां पे 2 3 के बीच में डबल, 3 4 के बीच में डबल, यहां 3 4 के बीच में बोलिए सिंगल। तो देखिए, ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों बेंजीन है। बट देखिए, जहां पे डबल था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल वहां पे डबल हो गया। सेम यहां पे देखिए, यहां पे जो डबल था ये क्या हो गया, सिंगल हो गया, यहां पे सिंगल था ये क्या हो गया, डबल हो गया। ये जो हो रहा है ये ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि एक बात तो समझ में आया है यार, दो स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि जब भी रेजोनेंस होगा किसी भी कंपाउंड में, जहां पर रेजोनेंस होगा तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल बन जाएगा। देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड था ना, क्या हो गया, सिंगल हो गया। यहां पे सिंगल बॉन्ड था ना, क्या हो गया, डबल हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड था ना, क्या हो गया, सिंगल हो गया। इस तरह देखिए, पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो हम कह सकते हैं, और बिल्कुल कह सकते हैं कि रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, दो एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल है, अभी आप धीरे धीरे आगे सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो, आगे सवाल उठता है कि हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है ना। रेजोनेंस जो हम पढ़ रहे हैं,
रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आने के पीछे की हकीकत क्या, राज क्या है, ठीक है ना। तो अपन बात करें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस की, क्या बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। यानी कि दूसरे में बोल सकते हैं कि रेजोनेंस किस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कहा, देखो, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया, कहा गया कि बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए केवल सिंगल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर एनफ नहीं होता है, इसलिए हमको बहुत सारा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। कोई इंसान बोले बेंजीन का यही स्ट्रक्चर है, तो सही है गलत है? यही स्ट्रक्चर थोड़ी, ये है और ये भी है ना यार, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर a single structure is not able to explain all the properties of molecules or ions। देखिए यहां पे ions है, ये molecules है, तो ऐसा ions या molecules जिसके लिए एक स्ट्रक्चर उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब देखिए, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब थोड़ा सा बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम देखिए। इससे पहले एक चीज और देखते हैं, देखिए बेंजीन के बारे में देखते हैं। देखिए ना, तो अगर बात करें कि बेंजीन का फिर दो स्ट्रक्चर हम कब तक लिखते रहेंगे, तो देखिए बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है, देखो वो कुछ ऐसा है, अगर दोनों स्ट्रक्चर को मिला के देखे तो देखो डबल था, लेकिन अब डबल यहां पे रहा, इसमें तो डबल क्या हो रहा है, डबल तो मूव कर रहा है, डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से उठ के यहां गया, है ना। यानी कि डबल बॉन्ड पूरे रिंग में क्या हो रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है। बात समझ आ रही? यानी कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, पूरे क्या करते हैं, पूरे रिंग में डीलोकलाइज करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हो रहा है कि ना ऐसा है ना ऐसा है, ऐसा हो रहा है इसलिए कि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है। हर जो डबल बॉन्ड है पूरे रिंग में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, घूम रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये आपको समझ आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें हम लिख पाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए हम थोड़ा इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेंगे। पहले स्ट्रक्चर का हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, आप थोड़ा गौर से देखिए। देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है, आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़े होंगे। पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग। देखिए अगर आप देखोगे तो इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है ना। देखिए तो जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, अभी आप थोड़ा देखिए आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये डबल बॉन्ड इसके बीच में है, यानी कि ये इसके साथ लैटरल ओवरलैप करेगा इस तरह से। देखो मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, क्या है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल अगर ऐसा देखो, पी ऑर्बिटल किस शेप का होता है, डंबल शेप का होता है। कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। तो क्या होता है, डंबल शेप। तो पी ऑर्बिटल अगर ऐसा और इस तरह से आपस में टक्कर मारे ओवरलैप को, तो इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। और अगर यही पी ऑर्बिटल इस तरह से आपस में ओवरलैप करे, जिसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो देखिए इससे बनता है पाई बॉन्ड, क्या बनता है, पाई बॉन्ड, और इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रही बात? तो देखिए तो ये जो पाई बॉन्ड बनाना है, इसके तो ऐसा टक्कर मारना पड़ेगा ना, ऐसा मारोगे तो टक्कर तो क्या होगा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो अगर आप इसको ऐसा, अगर आप इसको ऐसा मारोगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये इस तरह से टक्कर मारेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा,
ठीक है, तो आप इसको भी लिख देना। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों के लिए डबल बॉन्ड था तो ऐसा ओवरलैपिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा है, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ऐसा हो गया। ठीक, सेकेंड स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। अब देखिए इसमें इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ध्यान कर दीजिए, और इसमें इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखिए इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड सबके साथ क्या हो रहा है, पूरे रिंग में रोटेट कर रहा है, यानी कि इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो पूरे रिंग में घूम रहा है, तो ये इस तरह से बन। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है। देखो अब इस स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, देखो लोकलाइज्ड बॉन्ड किसको बोलते हैं समझना, वो आराम से समझ पाओगे। लोकलाइज्ड बॉन्ड उस बॉन्ड को बोलते हैं जहां पे ऑर्बिटल का इंटरेक्शन केवल दो के बीच में ही हो, यानी कि जहां पे इंटरेक्शन केवल दो ही ऑर्बिटल के साथ हो, ठीक है ना, आपस में केवल दो ही ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। देखिए बात समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पहला, दूसरा एंड तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले वाले में देखो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, इनका इनका इनके साथ इंटरेक्शन है, इनका इनके साथ इंटरेक्शन है क्या, नहीं है, इनका इनके साथ है क्या, नहीं है। तो यहां भी देखिए दो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहां भी देखो ये ऑर्बिटल ही सिर्फ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहां भी देखिए इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ यहां पे भी है। बात समझ ली। तो ऐसा बॉन्ड जहां पे केवल दो ही ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। हम अभी डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये भी लोकलाइज्ड बॉन्ड है, यहां पर भी लोकलाइज्ड बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, देखो डी लोकलाइज्ड बॉन्ड किसको कहते हैं, देख लोकलाइज्ड तो समझ में आ गया, जहां पे केवल दो ही ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता हो आपस में, दो ही ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हो, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। गुड, देखिए अब समझना डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। डी लोकलाइज्ड बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जहां पे इंटरेक्शन दो से ज्यादा ऑर्बिटल के बीच में हो, केवल दो के बीच में नहीं, दो से ज्यादा के बीच में इंटरेक्शन हो, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए, डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। गुड, देखो यहां पे अगर आप देखो इस ऑर्बिटल को देखते हैं, इस ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो देखो अब एक साथ इंटरेक्शन ऑर्बिटल का दो ही है, एक से बढ़ गया, यहां पे केवल दो के साथ है इंटरेक्शन, लेकिन देखो यहां पर क्या हो रहा है, हर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है। तो देखो हमने आपको अभी तीन बातें आपको बताई। एक बात कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस कहां अप्लाई होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज अप्लाइड टू दोस केसेस where a single structure is not able to explain all the properties of molecules or ions। क्लियर है। फिर हमने बताया लोकलाइज्ड बॉन्ड, तो लोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है उस बॉन्ड को जहां पे इंटरेक्शन केवल दो फिक्स न्यूक्लियाई के बीच में हो, या बोल सकते हैं दो फिक्स न्यूक्लियस या ऑर्बिटल का आपका है, वही बात है, ठीक है। ध्यान देखो केवल इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में, यहां भी दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड बॉन्ड। और जहां पर इंटरेक्शन दो से ज्यादा ऑर्बिटल के बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए, डी लोकलाइज्ड बॉन्ड।
ठीक है, बात समझ आ रही है? आप इसको भी लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा जो बात अभी बताई गई वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें आप लिख लेना, अभी डेफिनेशन वगैरह हम सब कुछ लिखाएंगे, ठीक है। एक बात और बस देखिए, देखिए अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस आखिर कहते हैं किसको? देखो रेजोनेंस कहलाता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। क्या? डी लोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स समझना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? समझ में आती है बात? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोला जाता है क्या? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो डी लोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? आपके डी लोकेलाइजेशन कब होगा? तो कह रहे हैं कि डी लोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p और सम केसेस आल्सो d ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए डी लोकेलाइजेशन समझते हैं, डी लोकेलाइजेशन मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अभी तब सवाल ये उठता है कि कब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, कब डी लोकेलाइज करेगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन? तो कह रहा है कब करेगा? इन पैरेलल p और d ऑर्बिटल्स, यानी कि p और d ऑर्बिटल्स। d कभी कभी आता है, इन जनरल आपको क्या पढ़ना है? p ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो p ऑर्बिटल अगर आपस में क्या करे? पैरेलल अरेंज हो, क्या हो? पैरेलल अरेंज हो, तो वहां पे क्या होगा? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आप रोक के नहीं रख सकते हो, वो हर हाल में मूव करेगा ही करेगा, आप चाह के भी इसको नहीं रोक सकते हो। आखिर ऐसा क्यों बेंजीन में हो रहा था? बेंजीन में आखिर ऐसा क्यों हुआ? ना डबल ना सिंगल, ना कोई लंबा ना कोई छोटा, सब बराबर, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहां पे जो p ऑर्बिटल्स थे, ठीक है ना, वो आपस में क्या है? पैरेलल अरेंज है। आपको ये बात दिखी कि नहीं कि पैरेलल अरेंज है? कैसे समझ में आएगा? लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा किसमें पैरेलल है, आप ये समझ जाओगे, बस थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। आप अधिक सवाल उठता है कि सर कब हम मानेंगे, कैसे मान लेंगे इसमें p ऑर्बिटल पैरेलल है, ठीक है। अगर कोई बोले कि इसमें ये ऐसा, और इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल डबल बॉन्ड CH2, और इसमें कहता है कि इसमें पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं है। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रही बात? तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस कंपाउंड में हम देख करके बता दें कि जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। और अगर पैरेलल होगा तो हर हाल में डी लोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होगा। बात समझ आ रही है? तो जस्ट वेट, ठीक है, फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। हम आपको ये बता देंगे कि इसमें क्यों पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं कहा गया, इसमें क्यों कहा गया, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस कहां अप्लाई करते हैं, रिपीट कर रहे हैं, बहुत समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज अप्लाइड इन दोस केसेस वेयर a single structure is not able to explain all the properties of molecules or ions। फिर हमें बताया लोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जहां पे केवल दो ही ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें बताया डी लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्लियर। फिर डी लोकलाइज्ड बॉन्ड बताया कि वैसा बॉन्ड जहां पे इंटरेक्शन दो से ज्यादा ऑर्बिटल के बीच में हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। फिर हमें बताया रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या होता है
तो रेजोनेंस कहते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल और सम टाइम डी ऑर्बिटल, सो क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। अब देखिए, अब बात समझिए, आप सब कुछ लिख लेना वीडियो पॉज करके, आपको जो लगता है हमने भी सब कुछ अभी लिखाना है, ठीक है ना, आप समझिए, हम डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ लिखा है। देखिए यहां पे फिर से वैल्यू को हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इस दोनों को मिला के लिखा जाए, ठीक है, तो ऐसा होगा, ठीक है, या पता आप इसको ऐसा भी देखते हो, ठीक है, ये ऐसा भी रहता है, कैसा रहता है, ऐसा, ठीक है। देखिए समझना गौर से, देखिए ये दो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे डबल बॉन्ड क्या है, अगर बात करें, अगर ऑर्बिटल डायग्राम आप पीछे थोड़ा पलट के देखें तो यहाँ पे इंटरेक्शन केवल इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे इंटरेक्शन केवल इसके बीच में, यहाँ पे इंटरेक्शन केवल इसके बीच में, और यहाँ भी देखिए केवल दो ही ऑर्बिटल के बीच में, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन दो ऑर्बिटल के बीच में नहीं है, अब इसका ऑर्बिटल का इंटरेक्शन दो से ज्यादा बढ़ गया। तो कहते हैं एक वैसा स्ट्रक्चर, देखिए एक स्ट्रक्चर है ना यार, दो अलग अलग स्ट्रक्चर, और दोनों क्या बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, समझिएगा बात, गौर से सुनिएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां जिस स्ट्रक्चर में लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, वैसा स्ट्रक्चर इसमें लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बात सुनाई, एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो, बताओ क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बोलिए, अगर ये सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है ये स्ट्रक्चर, अकेला स्ट्रक्चर, तो फिर रेजोनेंस क्यों पढ़ते, आपको पहले ही बताया कि रेजोनेंस पढ़ने के पीछे की वजह क्या है, वजह यह है कि सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इसलिए अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक, बात समझ आ रही है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और ये क्या होता है, इसको बोला जाता है कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये काल्पनिक स्ट्रक्चर है, सोचा समझा स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, बार बार कह रहे हैं, आप बस गौर से सुनिए। देखिए एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और हमने अभी बताया डीलोकलाइज्ड बॉन्ड किसको कहते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इंटरेक्शन दो ऑर्बिटल से ज्यादा के साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और आयंस, ये रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए पहली बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो, रेजोनेंस हाइब्रिड वैसा स्ट्रक्चर जिसमें डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
फिर हमने बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक बार आप बताइए। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है और जो रेजोनेंस होता है, आपसे पूछा गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ठीक है ना। अब समझना, हमने आपको बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, और लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड ये होता है कि जिसमें इंटरेक्शन केवल दो ही ऑर्बिटल के बीच में हो, ठीक है। अब बात समझिएगा, जहां पे इंटरेक्शन दो के ज्यादा के साथ हो, दो के ज्यादा ऑर्बिटल के साथ हो, तो क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, एंड इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जस्ट 2 मिनट्स, आप बात गौर से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं कि कोई भी जितना भी एलिमेंट्स होते हैं आप क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप वहां ये भी पढ़ के आए होंगे, तो हम बस रिपीट कर देते हैं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है, और किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितना कम होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। सपोज कीजिए आपको 2 दिन से खाना पीना बंद कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आपको स्टेबल हो जाएगा, आप तो बिस्तर पे चले जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मतलब स्थिर को बोलते हैं, रुक जाने को बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझना, तो जब इंटरैक्शन जब दो के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आप सोचो कि एक ऑर्बिटल अगर बहुत सारों के साथ इंटरैक्शन हो जाए, उसका इंटरैक्शन बढ़ जाए, तो बॉन्ड बनाने की क्षमता, यहाँ 2 ही ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 2 से ज्यादा के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। जब 2 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी घट रही है, ठीक है ना। तो इसमें तो बहुत ज्यादा ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो एनर्जी और घटेगी, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आप बात बताइए। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। बात समझ आ रही है, क्लियर है। देखिए, तो अब हमने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी, ठीक है ना। अब हम आपको जो चीज बताई गई है वो सारा कुछ लिखाया जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हाँ भाई चलो लिखो, जो चीज पढ़ाएगा उसको एक बार लिखवा देते हैं। सबसे पहले हेडिंग को कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस लिखो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस is applied, concept of resonance is applied in those cases where a single structure is not able to explain all the properties of molecules or ions, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, लोकलाइज्ड बॉन्ड लिखिए। कोवैलेंट बॉन्ड in which bond pair are attracted by two specific nuclei। देखिए उसको नया एग्जांपल से लिख रहे हैं। मान लीजिए ऐसा CH2 CH देखिए यहाँ पे क्या है,
दो के बीच में, आपस में यहाँ भी दो ही के बीच में, यहाँ पे दो के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड को। ठीक है। नेक्स्ट दे दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। डी लोकलाइज्ड बॉन्ड देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड in which covalent bond in which bond pair are attracted by more than two nuclei। ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम समझाए तो इस बॉक्स देखिए यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से इंटरेक्शन होगा। इसको डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इसका इंटरेक्शन देखो, अब हर ऑर्बिटल के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो गया। इसको बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इसको डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, इसी तरह। ठीक है, तो अब नहीं बेहतर है कि डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। डॉट से भी दिखाया जाता है, इसलिए डॉट से भी दिखाया जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड बॉन्ड, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, हेडिंग दो। नेक्स्ट रेजोनेंस, यानी कि डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस is delocalization of high energy electrons. Resonance is delocalization of high energy electrons, whether the molecule or ions, due to availability of high energy of electrons, due to availability of high energy electrons in parallel p or d orbitals, in parallel p or d orbitals, ठीक है। चलिए बाकी चीजें अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, जैसा भी तरीका आप यूज कर सकते हो अपना डाउट क्लियर करने के लिए, वो कर सकते हो। ठीक है, पढ़िए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दिए पढ़ाई पे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।